होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगराई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू हो चुका है रेडियो राजू भाई और आज हम इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज के विचार पे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। हम सब तो ये बात भली भांति जानते हैं कि भारत ने अपना एक रतन खो दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री रतन टाटा की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, नम आंखों और भारी मन से ये कहना पड़ रहा है कि भारत को उनके जाने का अफसोस ताउम्र रहेगा और उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। तो आज हम दिल की बात में रतन टाटा की जीवनी के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम आज के विचार से। आज का विचार कहता है कि एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं और ये विचार स्वयं खुद रतन टाटा जी का ही है। दोस्तों, अब रुक करते हैं दिल की बात की ओर और आज जानेंगे हम रतन टाटा जी की जीवनी के बारे में। 28 दिसंबर 1937 को बंबई, ब्रिटिश भारत में जन्मे रतन टाटा नवल टाटा और सुनी कमिसियारेट के पुत्र थे। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब वे अलग हो गए। इसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने J.N. पेटेट पारसी अनाथालय से उन्हें गोद लिया। टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा, जो कि नवल टाटा और सिमोन टाटा के पुत्र थे, उनके साथ किया। रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल मुंबई, कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की। वह कार्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं। जब J.R.D. टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों तक काम किया था। टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उनकी जगह लेना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की अतिव्यापी कंपनियों को एक समन्वित इकाई के रूप में सुव्यवस्थित किया गया। उनके 21 वर्षों के कार्यालय के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक तथा लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जैगुआर लैंड रोवर तथा टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने में मदद की, जिससे यह संगठन मुख्यतः भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित हो गया। उन्होंने टाटा नैनो कार की भी संकल्पना तैयार की थी। कार की कीमत ऐसी रखी गई थी जो औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में थी। 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया। हालांकि निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया। टाटा शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा छात्रवृत्ति कोष प्रदान किया था, जिससे कार्नेल विश्वविद्यालय भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। वार्षिक छात्रवृत्ति से एक समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता मिलती थी। टाटा समूह की कंपनियों और टाटा चैरिटीज ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने संज्ञात्मक प्रणालियों और स्वचालित वाहनों पर शोध हेतु कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय को $35 मिलियन का दान दिया था। यह किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को $950 मिलियन
$950 मिलियन का ऋण दिया गया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का गठन किया गया। यह संस्थान के इतिहास में अब तक प्राप्त सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रैक्टर्स ने भारतीय विज्ञान संस्थान न्यूरो साइंस सेंटर को अल्जाइमर रोग के कारणों के अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने तथा इसके शीघ्र निदान और उपचार के लिए तरीके विकसित करने हेतु 750 मिलियन रुपए का अनुदान भी प्रदान किया। सन 2000 में इन्हें पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से भारत सरकार ने नवाजा। रतन टाटा बीते कुछ दिनों से उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से मुंबई के मशहूर ब्रीच कैंट अस्पताल में भर्ती थे। विशेषज्ञों की डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। हालांकि 9 अक्टूबर 2024 की रात उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं व उद्योगपतियों ने शोक जताया। दोस्तों, ये थे रतन टाटा। दरअसल इनके बारे में अगर हम बात करें तो कितना कुछ है बताने के लिए। एक समंदर से एक बूंद जितनी बात ही उनके बारे में कह पाया हूं। कभी मौका मिले तो गूगल में आप देखिएगा, उनके बारे में जानकारी लीजिएगा। बहुत ही अनोखा और बहुत ही आदरणीय व्यक्तित्व है वो। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, कहानी की ओर रुख करते हैं। लेकिन मैं अपने सारे राजमिस्त्री भाइयों को याद दिलाना चाहूंगा कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब रुक करते हैं कहानी की ओर, और इस कहानी का नाम है बोलने वाली गुफा। इसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वो दिन भर भटकता रहा, किंतु भोजन के लिए कोई जानवर नहीं मिला। थक कर वो एक गुफा के अंदर आकर बैठा। उसने सोचा कि रात में कोई ना कोई जानवर इसमें अवश्य आएगा। आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। उस गुफा का मालिक एक सियार था। वह रात में लौटकर अपनी गुफा पर आया। उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे। उसने ध्यान से देखा। उसने अनुमान लगाया कि शेर अंदर तो गया, परंतु अंदर से बाहर नहीं आया। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर छिपा बैठा है। चतुर सियार ने तुरंत एक उपाय सोचा। वह गुफा के भीतर नहीं गया। उसने द्वार से आवाज लगाई, ओ मेरी गुफा, तुम चुप क्यों हो? आज बोलती क्यों नहीं हो? जब भी मैं बाहर से आता हूँ तुम मुझे बुलाती हो, आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? गुफा में बैठा हुआ शेर ने सोचा, ऐसा संभव है कि गुफा प्रतिदिन आवाज देकर सियार को बुलाती हो। आज यह मेरे भय के कारण मौन है, इसलिए आज मैं ही इसे आवाज देकर अंदर बुलाता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज लगाई और कहा, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। आवाज सुनते ही सियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा है। वो तुरंत वहां से भाग गया और इस तरह सियार ने चालाकी से अपनी जान बचा ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि आप चालाकी में भी समझदारी की बहुत जरूरत होती है। मतलब अगर आप किसी को कुछ करना चाहते हैं, नकल में भी अकल चाहिए, वो कहावत सुनी है ना आपने। तो आपको अगर अपना काम करना है तो आपको अपनी होशियारी को अपने साथ रखना हो। उसे भूल जाएंगे तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूँ इजाजत, लेकिन उससे पहले आपको एक रोचक तथ्य सुनाता हूँ। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे नाजुक त्वचा कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे नाजुक त्वचा है हमारी आँखों की पलकें, और हमारे शरीर की सबसे मोटी त्वचा है पैरों की एड़ी। जी हाँ, कभी महसूस कीजिएगा इन्हें टच करके, तब आपको और पता चलेगा। दोस्तों, मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.